नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। असम और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी। चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए हर मतदान केंद्र पर मतदान पुष्टि पर्ची मशीन वीवीपैट का इस्तेमाल किया जा रहा है। 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का कोविड टीकाकरण आज से शुरू। केंद्र ने तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण और टीकाकरण अभियान की तैयारियों की समीक्षा की। पैन कार्ड को आधार से जोड़ने की अंतिम तिथि 30 जून तक बढ़ाई गई। राफाल लड़ाकू विमानों की चौथी खेप में 3 विमान फ्रांस से भारत पहुंचे। विश्व बैंक ने वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का पूर्वानुमान 7.5% से बढ़ाकर 12.5% किया। अमरनाथ यात्रा के लिए पंजीकरण आज से। यात्रा पहलगाम और बालतल के रास्ते 28 जून से शुरू होगी। और मायामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में विश्व की नंबर 2 खिलाड़ी नाओमी ओसाका बाहर। राजीव राम और जो सेल्सबरी डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंचे। समाचार प्रभात में देवेंद्र त्रिपाठी के साथ मैं विमलेंदु पांडे। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। असम और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान जारी है। असम में शाम 6 बजे तक तथा पश्चिम बंगाल में शाम 6:30 बजे तक वोट डाले जा सकेंगे। इस चरण में स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान के लिए सभी आवश्यक तैयारियां और सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। मतदान में पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदान मशीन ईवीएम के साथ साथ मतदान पुष्टि पर्ची मशीन वीवीपैट का प्रयोग किया जा रहा है। सुचारू मतदान के लिए पर्याप्त संख्या में ईवीएम और वीवीपैट मशीन उपलब्ध कराई गई है। और जानकारी के लिए चलते हैं अपने संवाददाता के पास। मानस जी, इस समय चुनाव कैसा चल रहा है? जी, अभी मैं मरीगांव जिले में हूँ और यहाँ अभी सब ठीक है। मौसम भी अभी ठीक है। मौसम सुहाना है। लोगों में भारी उत्साह है। जैसे आपने बताया सुबह 7 बजे से पोलिंग शुरू हुआ, लेकिन 6 बजे के कुछ पहले ही लोग यहाँ पहुंच गए और खासकर जो युवा मतदाता है उनमें काफी उत्साह देख रहा है। विवेंदु मानस, कोविड संबंधी दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए क्या उपाय किए गए हैं? जी, ये बहुत ही आपने सही सवाल पूछा कि यहाँ पे कोविड रोकथाम के लिए कोविड प्रोटोकॉल की पूरी तरह से पालन किया गया है। सोशल डिस्टेंस दिखाई दिया जब मतदाता मतदान करने आए। सबको ग्लोव्स दिया गया, फिर फेस मास्क है, सैनिटाइजर रखे गए हैं और लोगों थर्मल स्क्रीनिंग की गई है लोगों की। और किसी का अगर बॉडी टेम्परेचर दो बार अगर बॉडी टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा आया तो उन्हें एक टोकन दिया जाएगा और कहा जाएगा कि आप आखिरी घंटे में आके अपना मत डालिए। और उस आखिरी घंटे में जो यहाँ के पोलिंग पर्सनल होंगे उन्हें भी पीपी किट दिया जाएगा। तो कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। विवेंदु, धन्यवाद मानस। ये थे हमारे संवाददाता मोरीगांव से मानस प्रतिम शर्मा। असम में दूसरे चरण में 13 जिलों में 39 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जा रहे हैं। इस चरण में 26 महिलाओं सहित 345 उम्मीदवार मैदान में हैं। 73,44,000 से अधिक मतदाता उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। राज्य में लगभग 36,09,000 महिला मतदाता हैं। मतदान के लिए कुल 10,592 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मुख्य मुकाबला 3 प्रमुख गठबंधनों के बीच है। इस चरण में महत्वपूर्ण उम्मीदवारों में भारतीय जनता पार्टी के पीयूष हजारिका जागी रोड से, परिमल शुक्ला वैद्य ढोलाई से,
भावेश कलिता रंगिया से और विधानसभा के उपाध्यक्ष अमीनुल हक लश्कर सोनाई से चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्व मंत्री गौतम राय काटीगोरा से प्रत्याशी हैं। भाजपा से टिकट न मिलने के बाद विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष दिलीप कुमार पॉल सिलचर से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। उधर पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान सुचारू रूप से चल रहा है। राज्य के 4 जिलों के 30 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जा रहे हैं। इनमें 9 सीटें पूर्वी और पश्चिमी मेदिनीपुर में, 8 सीटें बांकुड़ा में और 4 सीटें दक्षिण 24 परगना जिले में हैं। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान में 171 उम्मीदवार मैदान में हैं। 75,94,000 से अधिक मतदाता इस चरण में मतदान कर सकेंगे। पश्चिम बंगाल में मतदान की ताजा जानकारी के लिए चलते हैं अपने संवाददाता जितेंद्र द्विवेदी के पास। जितेंद्र, इस समय मतदान को लेकर लोगों में कैसा उत्साह है? देखिए, मैं अभी नंदीग्राम कस्बे के बूथ नंबर 76 पर हूँ। मतदाताओं में बहुत उत्साह है और यहाँ पर देखने में आया है कि पश्चिम बंगाल में लोग बाग अवेयर हैं, अपने मताधिकार के प्रति समय से पहले पोलिंग बूथ पर पहुंच जाते हैं। और नंदीग्राम में चूंकि इस वक्त माहौल बहुत गर्म है, लोग बाग बहुत ज्यादा उत्साहित हैं कि यहाँ से 2 टीएमसी और भाजपा और सीपीआईएम तीनों ही उम्मीदवार बड़े दिग्गज लोग हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले ही इस बूथ पर जो भाजपा के प्रत्याशी हैं शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने मतदान करने पहुंचे हैं। उनके आगे पीछे भी कुछ लोग साथ में आए थे और बड़ी संख्या में राष्ट्रीय और जो स्थानीय मीडिया है वो यहाँ पर पहुंचा था। विमलेंदु। जितेंद्र, ये मतदान के लिए सुरक्षा प्रबंध कैसे हैं? देखिए, सुरक्षा के प्रबंध बहुत टाइट किए गए हैं। यहाँ पर सभी जितने भी बूथ हैं नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र के, उनको संवेदनशील घोषित किया गया है क्योंकि कुछ राजनीतिक हिंसा पिछले कुछ दिनों में हुई थी यहाँ पर। उसे देखते हुए अर्धसैनिक बल और स्थानीय पुलिस वो बड़ी संख्या में तैनात की गई है। 2 दिन से धारा 144 लगी हुई है यहाँ पर। वो गली और मोहल्ले और जो बाजार है उसमें भी व्यापक संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तैनात हैं। शुभेंदु। जितेंद्र जी, ये बताएं कि कोविड प्रोटोकॉल का कैसे पालन किया जा रहा है? देखिए, कोविड प्रोटोकॉल सबके लिए चिंता का विषय है। बंगाल में भी इस वक्त कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, इसलिए पहला ये कि जो किट दी गई है, सभी मतदान दल हैं उनको किट दी गई है। उस किट के अंदर जरूरी सभी सामग्री, इवन पीपीई किट भी दी गई है। यदि कोई संदिग्ध मतदान कर्मी को ऐसे सिम्टम्स आते हैं जो कोविड के लक्षण हो सकते हैं तो उनके लिए पीपीई किट, सैनिटाइजर, मास्क सब दिए गए हैं। साथ ही संक्रमण से मतदाता बचें इसके लिए सबको ग्लव्स दिए जा रहे हैं। लोग बाग अवेयर हैं, खुद मास्क लगाकर मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। विमलेंदु। धन्यवाद। ये थे नंदीग्राम से हमारे संवाददाता जितेंद्र द्विवेदी। इस चरण के मुख्य प्रत्याशियों में तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल है, जिनका मुकाबला नंदीग्राम सीट पर उन्हीं के पूर्व सहयोगी और अब भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी से है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की मीनाक्षी मुखर्जी भी इस सीट पर उम्मीदवार हैं। निर्वाचन आयोग ने प्रतिष्ठा की सीट नंदीग्राम के लिए विशेष प्रबंध किए हैं। वहां अर्धसैनिक बलों की 22 कंपनियां और 22 त्वरित कार्रवाई दल तैनात किए गए हैं। सभी मतदान बूथ संवेदनशील घोषित किए गए हैं और प्रत्येक बूथ पर केंद्रीय दलों के 8 जवान तैनात हैं। समूचे नंदीग्राम में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। कल शाम से ही नौका सेवाएं भी रोक दी गई हैं। इस बीच असम और पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण और तमिलनाडु, केरल तथा पुदुचेरी में एक ही चरण में 6 अप्रैल को होने वाले चुनाव के लिए प्रचार अभियान जोर पकड़ रहा है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दक्षिण 24 परगना के जयनगर और हावड़ा के उलूबेदिया में 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। भाजपा के स्टार प्रचारक अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के आज कई रोड शो में हिस्सा लेने की संभावना है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी कई सभाओं को और आईएसएफ नेता अब्बास सिद्दीकी का चांदीताला में एक रैली को संबोधित करने का कार्यक्रम है। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव प्रचार जोरों पर है। राज्य में 6 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान होना है, जिसके लिए तैयारियां चल रही हैं। चुनाव में उम्मीदवार या प्रचारक के रूप में फिल्म कलाकारों की भागीदारी ने प्रचार को और रोचक बना दिया है।
पहले के चुनावों में तमिलनाडु में शहरों और कस्बों में पार्टियों और उम्मीदवारों के बड़े बड़े कटआउट और पोस्टर देखने को मिलते थे, लेकिन न्यायालय की पाबंदी ने इस प्रचलन पर अंकुश लगा दिया है। इस कमी को फिल्म कलाकारों की मौजूदगी काफी हद तक पूरा कर रही है। फिल्मी हस्तियां उम्मीदवार और प्रचारक के रूप में जगह जगह रैलियां कर रही हैं। इन कलाकारों में जाने माने स्टार कमल हासन, विजयकांत, सीमन और खुशबू भी शामिल हैं। कुछ फिल्म अभिनेता मुख्यमंत्री पद के लिए भी लालायित हैं। तमिलनाडु की राजनीति में फिल्म कलाकारों की सक्रिय भूमिका लंबे समय से रही है। कई अभिनेता तो राजनीति और फिल्म जगत दोनों में ही सफल रहे, लेकिन कई कलाकारों का राजनीतिक सफर बहुत लंबा नहीं रहा। देखना होगा कि तमिलनाडु की जनता कितने फिल्मी कलाकारों को विधानसभा तक पहुंचाएगी। चेन्नई से जय सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आरती राणा। केरल, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में इस महीने की 6 तारीख को एक ही चरण में मतदान कराया जाएगा। केरल में 140 विधानसभा सीटों के लिए 957 उम्मीदवार और तमिलनाडु में 234 सीटों के लिए 4125 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। पुदुचेरी में विधानसभा की 30 सीटों के लिए 324 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तमिलनाडु में कन्याकुमारी और केरल में मलप्पुरम लोकसभा सीटों के लिए भी उपचुनाव कराया जा रहा है। इस बीच पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के लिए शुक्रवार को नाम वापस लेने के अंतिम दिन चुनावी तस्वीर साफ हो गई है। इस चरण में 44 सीटों के लिए 373 उम्मीदवार चुनाव मैदान में होंगे। मतदान 10 अप्रैल को कराया जाएगा। राज्य में 5वें चरण के मतदान के लिए कल नामांकन पत्रों की जांच की गई। उम्मीदवार 3 अप्रैल तक अपने नाम वापस ले सकते हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल में 6ठे चरण के मतदान के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया जारी है, जो 3 अप्रैल तक चलेगी। पर्चों की जांच 5 अप्रैल को की जाएगी। नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 7 अप्रैल है। 43 विधानसभा सीटों के लिए मतदान 22 अप्रैल को कराया जाएगा और वोटों की गिनती 2 मई को एक साथ होगी। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी आज असम में कोकराझार में एक चुनाव रैली को संबोधित करेंगे। कोकराझार में 6 अप्रैल को चुनाव कराया जाएगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में आज कई क्षेत्रों में चुनाव प्रचार करेंगे। गृहमंत्री सुबह 9:30 बजे पुदुचेरी हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे और सीता हांडा मंदिर में दर्शन करेंगे। इसके बाद वे लॉसपेट में रोड शो में भाग लेंगे। 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का कोविड टीकाकरण आज से शुरू किया जा रहा है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कल सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ टीकाकरण अभियान और इसकी तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में कम टीकाकरण वाले क्षेत्रों की पहचान करने पर विचार विमर्श किया गया। राज्यों से कहा गया है कि वे निजी क्षेत्र के टीकाकरण केंद्रों की नियमित रूप से समीक्षा करें। बैठक में टीके की बर्बादी 1% से भी कम रखने और वैक्सीन का भंडारण ज्यादा दिनों तक नहीं किए जाने पर भी चर्चा की गई। कोविड टीकाकरण पर उच्चाधिकार प्राप्त समूह के अध्यक्ष डॉक्टर RS शर्मा ने कहा कि वैक्सीन के भंडारण में कोई समस्या नहीं है। देश भर में 6 करोड़ 43 लाख से अधिक कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। टीकाकरण अभियान के 75वें दिन कल शाम 7 बजे तक 13,04,412 लोगों ने टीके लगवाए। एक रिपोर्ट। अब तक 82,47,000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को टीके की पहली डोज दी गई है और 52,38,000 से अधिक लोगों को दूसरा टीका लगाया गया है। इसके अलावा अग्रिम पंक्ति के 91,34,000 से अधिक कोरोना योद्धाओं ने पहला टीका लगवाया है और 39,23,000 से अधिक लोगों ने दूसरी डोज दी है। 60 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के 3 करोड़ से अधिक लाभार्थियों ने पहला टीका लगवाया है और 86,000 से अधिक ने दूसरी खुराक ली है। विभिन्न बीमारियों से पीड़ित 45 वर्ष से ऊपर के 76,74,000 से अधिक लाभार्थियों ने पहला टीका लगवाया है, जबकि 13,000 से अधिक ने दूसरी खुराक ली है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से भवतारिणी। 8 राज्यों महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, गुजरात, पंजाब और मध्य प्रदेश में कोविड के प्रतिदिन नए मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इन राज्यों से 84.73% नए मरीज सामने आए हैं। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 53,000 से अधिक नए रोगी मिलने से संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 1 करोड़ 21 लाख से अधिक हो गई है। इस बीच कोविड से स्वस्थ होने की दर 94.11% है। एक दिन में 41,000 रोगी स्वस्थ होने से अब तक 1 करोड़ 14 लाख रोगी ठीक हो चुके हैं।
कोविड महामारी पर कारगर तरीके से काबू पाने के लिए गृह मंत्रालय के नए दिशा निर्देश आज से लागू हो जाएंगे। देश के कुछ भागों में कोविड संक्रमण में फिर से तेजी को देखते हुए गृह मंत्रालय के ताजा दिशा निर्देशों में राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों के लिए जांच, निगरानी और इलाज पर कड़ाई से अमल करना जरूरी हो गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड टीकाकरण अभियान में तेजी लाने का भी निर्देश दिया गया है। एक रिपोर्ट। राज्य और संघ शासित क्षेत्रों की सरकारें कार्यस्थलों और सार्वजनिक विशेषकर भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगी। फेस मास्क पहनना, हाथों की सफाई, सामाजिक दूरी को सख्ती से लागू करने के लिए राज्यों और संघ शासित क्षेत्र उपयुक्त जुर्माना लगाने सहित प्रशासनिक कदम उठाने पर विचार कर सकते हैं। कोविड-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय दिशा निर्देशों का देश भर में पालन जारी रहेगा, जिससे कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार लागू हो। राज्यों और संघ शासित क्षेत्र हालात के अपने आकलन के आधार पर कोविड-19 के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से जिला, उपजिला और शहर या वार्ड स्तर पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। लोगों और सामान की अंतर्राज्य और राज्यों के भीतर आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। यात्री ट्रेनों द्वारा आवाजाही, होटल और रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल, मल्टीप्लेक्स और एंटरटेनमेंट पार्क, योग केंद्र और जिम, प्रदर्शनियां, सभाएं और जनसभाएं जैसे सभी गतिविधियों के लिए अनुमति है। आनंद कुमार के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। झारखंड में कल एक दिन में कोरोना संक्रमण के 693 नए मरीजों की पुष्टि हुई। इसके बाद राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या 2825 हो गई है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य का स्वास्थ्य विभाग आज से 45 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के टीकाकरण के लिए पूरी तरह से तैयार है। राज्य के स्वास्थ्य सचिव के सोन और एनआरएचएम के निदेशक रविशंकर शुक्ला ने रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और हवाई अड्डे पर कोविड की जांच बढ़ाने और कोविड नमूना संग्रह केंद्र स्थापित करने के लिए समीक्षा बैठक में रांची जिले के जिला अधिकारियों को निर्देशित किया है। श्री सोन ने प्रतिदिन संक्रमितों के कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर जोर दिया और सभी कोविड पॉजिटिव रोगियों के यात्रा इतिहास का रिकॉर्ड रखने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने उन क्षेत्रों में वैक्सीनेशन ड्राइव बढ़ाने का निर्देश दिया है जहां अधिकतम कोविड-19 के मामले दर्ज किए गए हैं। रांची के उपायुक्त ने दुकानों, रेस्टोरेंट, मल्टीप्लेक्स और मॉल के सभी श्रमिकों का कोविड-19 परीक्षण अप्रैल 8 तक अनिवार्य रूप से करने का निर्देश दिया है। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची। सिक्किम के गृह विभाग ने कल शाम कोविड संबंधी नई अधिसूचना जारी की, जिसके तहत रात का कर्फ्यू 30 अप्रैल 2021 तक बढ़ा दिया गया है। रात के कर्फ्यू के तहत तत्काल प्रभाव से रात 10 बजे के बाद रेस्तरां, बार, डिस्को, पब और जिम बंद हो जाएंगे, जबकि रात 10:30 बजे के बाद गाड़ियों की आवाजाही पर भी रोक रहेगी। आपातकालीन सेवा की गाड़ियों और आवश्यक वस्तु ढोने वाली गाड़ियों को छूट दी गई है। होटल और रेस्तरां के अंदर रहने वाले लोगों के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। सभी होटल मालिकों, ट्रेवल एजेंटों और गेस्ट हाउस मालिकों को अपने यहां आने वाले आगंतुकों से 72 घंटे के अंदर किया गया आरटी-पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है। ये आदेश 7 अप्रैल 2021 से लागू होगा। बिना कोविड परीक्षण के आने वाले पर्यटकों के लिए परीक्षण की व्यवस्था करने को कहा गया है। कोविड संक्रमित पाए जाने वाले पर्यटकों के लिए अलग से क्वारंटीन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। असम और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी। चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए हर मतदान केंद्र पर मतदान पुष्टि पर्ची मशीन वीवीपैट का इस्तेमाल किया जा रहा है। 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का कोविड टीकाकरण आज से शुरू। केंद्र ने तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण और टीकाकरण अभियान की तैयारियों की समीक्षा की। पैन कार्ड को आधार से जोड़ने की अंतिम तिथि 30 जून तक बढ़ाई गई। रफाल लड़ाकू विमानों की चौथी खेप में 3 विमान फ्रांस से भारत पहुंचे। विश्व बैंक ने वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का पूर्वानुमान 7.5% से बढ़ाकर 12.5% किया। अमरनाथ यात्रा के लिए पंजीकरण आज से। यात्रा पहलगाम और बालतल के रास्ते 28 जून से शुरू होगी। और मायामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में विश्व की नंबर 2 खिलाड़ी नाओमी ओसाका बाहर। राजीव राम और जो सॉल्सबरी डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंचे।
सरकार ने आधार संख्या को पैन नंबर के साथ जोड़ने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 जून कर दी है। कोविड-19 महामारी की वजह से लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ये फैसला किया गया है। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पैन और आधार को जोड़ने की अंतिम समय सीमा कल खत्म हो गई थी। देश भर में रसोई गैस सिलेंडरों के दाम में कमी आई है। दिल्ली में रसोई गैस सिलेंडर 10 रुपए सस्ता हो गया है और इसकी कीमत अब 809 रुपए हो गई है। नए दाम आज से लागू हो जाएंगे। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने बताया है कि देश के अन्य भागों में भी रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में इतनी ही कमी की गई है। हाल में तेल कंपनियों ने दिल्ली में डीजल की कीमत में प्रति लीटर 60 पैसे और पेट्रोल की कीमत में 61 पैसे की कमी की थी। सरकार ने अल्प बचत योजनाओं की ब्याज दरों में किए गए बदलाव को वापस ले लिया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि अल्प बचत योजनाओं पर ब्याज दर मार्च 2021 के अनुसार ही जारी रहेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत सरकार 2020-21 की अंतिम तिमाही में प्रचलित ब्याज दरें जारी रखेगी। मंत्रिमंडल ने उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना पीएलआई के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में 10,900 करोड़ रुपए के निवेश की अनुमति दे दी है। इस योजना का उद्देश्य देश में विश्व स्तर के खाद्य उत्पाद निर्माता तैयार करना और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय ब्रांड के उत्पादों को बढ़ावा देना है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इस योजना से भारतीय उत्पादों को मजबूत ब्रांड का फायदा मिलेगा। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए पीएलआई की घोषणा हुई। मूल मुद्दा यह है कि भारत का खाद्य संस्कृति भी बहुत रिच है, लेकिन भारत का ब्रांड बिल्ड नहीं हुआ। तो दुनिया में भारत का ब्रांड बने, विदेशी और हमारा निवेश भी ज्यादा हो, उसके साथ साथ रोजगार की नई संभावनाएं बहुत तैयार हो और मूल किसानों को लाभकारी मूल्य मिले। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि दर अनुमान को बढ़ाकर 10.1% कर दिया है। विश्व बैंक ने इससे पहले जनवरी में जीडीपी वृद्धि दर 5.4% रहने का अनुमान व्यक्त किया था। बैंक ने कहा है कि अर्थव्यवस्था पर कोविड महामारी के असर और जारी अनिश्चय के बीच भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 7.5% से 12.5% के बीच रह सकती है। हालांकि विश्व बैंक ने चेतावनी दी है कि आर्थिक गतिविधियां कोविड पूर्वानुमानों से काफी कम हैं। रफाल लड़ाकू विमानों की चौथी खेप कल फ्रांस से भारत पहुंची। भारतीय वायुसेना ने कहा कि 3 आईएएफ रफाल फ्रांस के स्प्रेस एयरबेस से सीधे भारत पहुंचे। इन विमानों की उड़ान के दौरान संयुक्त अरब अमारात की वायुसेना के टैंकरों ने ईंधन की आपूर्ति की। वायुसेना ने कहा कि इससे भारत और संयुक्त अरब अमारात की वायुसेनाओं के बीच मजबूत संबंधों की पुष्टि होती है। भारत मॉरिशस व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता आज से लागू हो गया है। ये दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने और बेहतर करने के लिए एक संस्थागत तंत्र प्रदान करता है। इसके तहत भारत 310 वस्तुओं का निर्यात कर सकेगा, जिनमें खाद्य सामग्री, पेय पदार्थ, कृषि उत्पाद, कपड़ा, बिजली और इलेक्ट्रॉनिक आइटम तथा प्लास्टिक और रसायन शामिल हैं। मॉरिशस भारत को फ्रोजन मछली, बिस्किट, ताजे फल, फलों के रस, मिनरल वाटर, बियर, चिकित्सा और सर्जिकल उपकरणों सहित अपने 615 प्रमुख उत्पाद निर्यात कर सकेगा। दोनों देशों ने इस साल 22 फरवरी को समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। किसी अफ्रीकी देश के साथ भारत का ये पहला व्यापार समझौता है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कल सुरक्षा बलों ने जम्मू के डोडा जिले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया और उससे लगभग 10 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री बरामद की। इनमें 78 जिलेटिन छड़ें और 250 मीटर वायर शामिल हैं। हमारे जम्मू संवाददाता ने खबर दी है कि कुछ दिन पहले भी किश्तवाड़ जिले में पनबिजली परियोजना के निकट आतंकवादियों के छिपने के एक ठिकाने से ऐसी ही विस्फोटक सामग्री बरामद की गई थी। दक्षिण कश्मीर में हिमालय की गुफाओं में स्थित श्री अमरनाथ जी की वार्षिक धार्मिक यात्रा के लिए पंजीकरण प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। 3,880 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचने की 56 दिन की ये यात्रा पहलगाम और बालतल के रास्ते 28 जून से शुरू होगी और 22 अगस्त को संपन्न होगी। इस बात की जानकारी अमरनाथ श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीतीश्वर कुमार ने दी। उन्होंने कहा कि पंजाब नेशनल बैंक, जम्मू कश्मीर बैंक और यस बैंक की देश भर में फैली 446 निर्दिष्ट शाखाओं के जरिए पंजीकरण होगा।
श्री अमरनाथ जी की यात्रा इस बार 56 दिनों की होगी और ये यात्रा इस बार 1 अप्रैल से हम लोग रजिस्ट्रेशन शुरू कर रहे हैं। जो यात्रा की तारीख होगी वो 28 जून से शुरू होकर 22 अगस्त तक होगी। जो रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल से हम शुरू कर रहे हैं उसके लिए जो पूरे देश में 446 अलग अलग 3 बैंकों की शाखाओं में हम लोग शुरू कर रहे हैं, पंजाब नेशनल बैंक, जम्मू कश्मीर बैंक और यस बैंक। और इसमें जो यात्रा के रजिस्ट्रेशन के अलग अलग स्टेप्स हैं वो हमारे www.shriamarnathshrine.com वेबसाइट पे जाएंगे तो पूरे प्रक्रिया वहां हमने लगा रखी है। मियामी ओपन टेनिस प्रतियोगिता के महिला सिंगल्स में विश्व की नंबर 2 खिलाड़ी नोआमी ओसाका मुकाबले से बाहर हो गई हैं। पुरुष डबल्स में राजीव राम और जो सालिसबरी की जोड़ी फाइनल में पहुंच गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। देवेंद्र, अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी विमलेंदु, 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के कोविड टीकाकरण की खबर को आज के लगभग सभी अखबारों ने प्राथमिकता दी है। राष्ट्रीय सहारा का कहना है, केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ की समीक्षा बैठक। अमरीकी कंपनी फाइजर का दावा, बच्चों के लिए भी आ गई कोरोना वैक्सीन। जनसत्ता की खबर है, भारत से चीनी और कपास आयात करेगा पाकिस्तान, 2 साल से लगा प्रतिबंध समाप्त। भारत दुनिया में कपास का सबसे बड़ा और चीन दूसरा बड़ा उत्पादक देश। हिंदुस्तान लिखता है, सरकार ने केंद्रीय लोक उपक्रमों के शेयरों की बिक्री और पुनर्खरीद के जरिए वित्त वर्ष 2020-21 में 32,835 करोड़ रुपए जुटाए। राजस्थान पत्रिका का कहना है, 3 कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित समिति ने उच्चतम न्यायालय को सौंपी रिपोर्ट। 5 अप्रैल को होगी सुनवाई। इशरत जहां मुठभेड़ मामले पर सीबीआई की विशेष अदालत का निर्देश वीर अर्जुन के मुखपृष्ठ पर है। कोर्ट ने कहा, ये मुठभेड़ फर्जी नहीं थी, तीनों पुलिसकर्मी आरोप मुक्त। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। असम और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी। चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए हर मतदान केंद्र पर मतदान पुष्टि पर्ची मशीन वीवीपैट का इस्तेमाल किया जा रहा है। 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का कोविड टीकाकरण आज से शुरू। केंद्र ने तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण और टीकाकरण अभियान की तैयारियों की समीक्षा की। सरकार ने अल्प बचत योजनाओं की ब्याज दरों में किए गए बदलाव को वापस ले लिया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि अल्प बचत योजनाओं पर ब्याज दर मार्च 2021 के अनुसार जारी रहेगी। पैन कार्ड को आधार से जोड़ने की अंतिम तिथि 30 जून तक बढ़ाई गई। रफाल लड़ाकू विमानों की चौथी खेप में 3 विमान फ्रांस से भारत पहुंचे। विश्व बैंक ने वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का पूर्वानुमान 7.5 से 12.5% के बीच रहने का अनुमान व्यक्त किया। अमरनाथ यात्रा के लिए पंजीकरण आज से। यात्रा पहलगाम और बालतल के रास्ते 28 जून से शुरू होगी। मायामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में विश्व की नंबर 2 खिलाड़ी नाओमी ओसाका बाहर और राजीव राम और जो सॉल्सबरी डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।